हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 6 ऑफ इमोर्टल लॉर्ड रिटर्न्स। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी लास्ट एपिसोड के एंड से होती है, जहां हम लोगों ने देखा था कि मास्टर हुओ किंग यान के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन फिर वो बस रुक जाता है। जिसके बाद अब हम इन्हें अपने आगे के एपिसोड में देख रहे थे। मास्टर हुओ किंग यान के फिर से एरोगेंटली एक्ट करने की वजह से बोल रहा था कि इस जगह पर स्पिरिट डिवोरिंग वाइन्स चारों तरफ फैले हुए हैं, जिससे तुम तुम्हारी कॉन्शियसनेस यूज नहीं कर पाओगे। अगर करने की कोशिश करी तो ये वाइन तुम्हारी स्पिरिट को डिवोर कर जाएंगे, लेकिन मैं अलग हूँ और मैं अपनी पावर का जितना चाहे उतना यूज कर सकता हूँ। और तुरंत वो फिर से उसकी एनर्जी शो करने लगा था, लेकिन किंग यांग को अब तक समझ में आ गया था वो ऐसा कैसे कर पा रहा था। और वो केओस बीस्ट से सीधा उस ट्रेजर को मास्टर हुओ से छिनवा लेता है, जिससे वो उसकी पावर अभी तक ही यूज कर पा रहा था। तो उसे फटाफट खुद को रोकना पड़ता है स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करने से। अब वो ट्रेजर मास्टर हुओ के पास से जाने के बाद वो बोल रहा था कि अब मुझे समझ में आया हमारी जो दूसरी टीम आई थी वो तुम्हारे हाथों कैसे हारी, तुमने उनको धोखे से हराया। लेकिन जो किंग यान था वो उन्हें बोलने लगता है ऐसा नहीं है मास्टर हुओ, एक्चुअली मैं सारी चीजों को फेयर रखना चाहता हूँ। ये गोल्डन बीट तो बस आपको एडवांटेज दे रहा था, लेकिन अब आपके पास कोई भी एडवांटेज नहीं है, तो चलो अब फाइट क्यों नहीं करें हम। लेकिन तभी किंग यान के पास एक जेड पीस था जो चमकने लगा था और उसे समझ में आ जाता है कि उसकी फैमिली में कुछ तो प्रॉब्लम है। जिसके बाद हमें यून फैमिली को दिखाया जाता है। यहाँ पे हम उसके अंकल यून हान को देखते हैं, वो उन्हीं फैमिली एल्डर्स के पास आया था सो किंग यान के अगेंस्ट थे। यहाँ पे जो मास्टर यून हान था वो उस ग्रेट एल्डर के पास आके पूछता है कि आपने मुझे क्या बुलाया। तो ग्रेट एल्डर बोल रहा था तुम तो खुश बहुत हो गए, अब चीजें उसी तरह हो रही हैं जैसा तुम चाहते हो। तुमने किंग यान को मेरा कल्टीवेशन भी बर्बाद करने दिया और मेरे बेटे को ही मारा, मैं ये सब कैसे बर्बाद कर सकता हूँ। अब तुम सभी इतने खुश हो तो मैं अपनी भी खुशी तुम्हारी खुशी में ऐड करना चाहता हूँ। मास्टर यून हान को समझ में आ गया था कि वो एक ट्रैप में फंस गया है, क्योंकि तुरंत ही काफी सारे और जो फॉरेस्ट में छिपे हुए लोग थे वे उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद हमें इन फैमिली के लाइब्रेरी हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक और जो ग्रैंड एल्डर था वो कल्टीवेशन किया करता था और उसे समझ में आ जाता है कि कुछ तो उसके काफी करीब आ गया और तुरंत ही उसके ऊपर रेड एरो से अटैक होता है। तो वो उसको जल्दी से बचा लेता है और चिल्ला के बोलता है किसकी मेरी यून फैमिली में स्नीक अटैक करने की हिम्मत हुई। लेकिन तभी हमें गेट के परे काफी सारे मास्टर लोगों को दिखाया जाता है, जो शायद उन्हीं एल्डर्स की चाल होगी, उन्होंने इनको अंदर आने दिया होगा। और इन मास्टर लोगों के पीछे हम उन्हीं एल्डर्स को भी देखते हैं। ये लोग किंग यांग को जितने भी एल्डर्स फेवर करते थे उन सभी को भी खत्म करना चाह रहे हैं। जिसके बाद हमें अंकल मैंग को दिखाया जाता है, उसने भी कुछ सस्पिशियस लोगों को यहाँ पे देख लिया था जो एल्डर्स के पीछे पड़े थे, उन्हें मार रहे थे। तो वो फटाक से उनकी मदद करने के लिए आ जाता है। उसे देख करके ये जो मास्ट लोग थे तुरंत रुक जाते हैं और जो अंकल मैंग था उस एल्डर से पूछने लगा था क्या हुआ, ये लोग कौन है। तो वो अंकल मैंग को सारी बातें बता देता है कि एल्डर हेलो ने यून फैमिली के साथ बगावत कर दी है और वो आउटसाइडर से जाके मिल गया है और ये लोग हमें यहाँ पे खत्म करने आए हैं। अब वो उससे बातें करने में बिजी था, लेकिन जो ये मास्ट लोग थे ये तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अंकल मैंग तुरंत उसकी स्वॉर्ड से उनके ऊपर अटैक करने लगता है। एक को फिर हरा रहा था, लेकिन वो बोलते हैं ना हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ इतनी हिम्मत थी। और वो जिस एल्डर को अभी तक प्रोटेक्ट कर रहा था वही उसे उसके पीठ पीछे से नाइफ घोंप के उसे जान से मारने के लिए अटैक कर देता है। और हमें देखने को मिलता है कि वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जो सीधा ही उसके हार्ट को टारगेट करता है। जबकि दूसरी तरफ हमें किसी दूसरे होल के अंदर यून फेई को दिखाते हैं, उसको भी यहाँ पे बांध लिया था और यहाँ पे जो भी यंग मास्टर था वो यून फैमिली के लोगों में से उनकी एनर्जी निकाल के खुद एब्जॉर्ब कर रहा था। जहाँ तक मुझे लगता है ये शायद कोई डिमोनिक कल्टिवेटर होगा। इसके बाद उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। वो उस ब्लैक पावर की वजह से खुद का आपा खो रहा था और अभी वो यून फेई को भी डिवोर करने जा रहा था। तभी हमें वो जेड टोकन उसके पास दिखाया जाता है, जिसका दूसरा हिस्सा किंग यांग के पास भी था। और इसी की वजह से किंग यांग समझ गया था कि उनकी फैमिली को खतरा है, लेकिन वो अभी उनकी मदद करने के लिए नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे मास्टर हुओ से निपटना था। और वो अभी उसे बोलने लगा था कि तुम मैं से डिस्ट्रैक्ट कैसे होते हो, मुझे इग्नोर करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन किंग यांग ने उसकी काफी बकवास सुन ली थी और वो बोल रहा था कि फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक ही ऑप्शन है, तुम्हारी मौत। तो ये बात सुन के मास्टर हुओ बोलता है तुम्हारी हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ गई है, लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अच्छे से नहीं सिखाया। हालांकि मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज नहीं कर सकता, लेकिन मेरी फिजिकल बॉडी ऑलरेडी तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ऐसा बोलने के साथ ही वो किंग यांग के ऊपर अटैक कर देता है। किंग यांग तो तुरंत उसको डोज करके साइड में आ जाता है, फटाक से एक स्वॉर्ड पकड़ के मास्टर हुओ के साथ फाइट करने लगा था। मास्टर हुओ तो किंग यांग के ऊपर अटैक किया जा रहा था, लेकिन किंग यांग
यांग की अटैक काफी ज्यादा तेज थे, जिस वजह से मास्टर हुओ को पीछे हटना पड़ रहा था। वो तो उसे बोलने लगा था, जहाँ तक मैं तेरे बारे में जानता हूँ तू स्वॉर्ड चलाना नहीं जानता। इसके अलावा मास्टर हुओ को यह भी फील हो रहा था कि किंग यांग किसी टाइप की स्ट्रेंज पावर का यूज कर रहा है, जो स्पिरिट डिवाइन वाइन्स को उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन किंग यांग तो उसे इतना ही बोलता है कि तुम ये जान के क्या करोगे, डिस्ट्रैक्ट होने की बजाय अपनी जान बचाने पे ध्यान दे। और फिर वो उसके दूर आकर के फिर से उसके ऊपर स्लैश अटैक्स करने लगता है। काफी देर तक इनके बीच में बहुत ही ऑसम स्वॉर्ड फाइट होती है। मास्टर वो इस फाइट के दौरान समझ गया था कि वो किंग यांग को बिल्कुल नहीं हरा सकता, इसीलिए वो डर्टी गेम खेलने का डिसाइड करता है और कुछ स्मोक बॉल्स किंग यांग के ऊपर फेंक देता है, जिससे चारों तरफ धुआं हो जाता है। और इसी धुएं का फायदा उठा करके जो मास्टर हुओ था वो उस पर्पल डिवाइन फ्रूट्स के ट्री के पास पहुंच जाता है उनके फ्रूट्स को खाने के लिए। लेकिन तभी जो किंग यांग था वो एक चुटकी बजाता है, जिससे हम लोग देखते हैं कि जो स्पिरिट डिवोरिंग वाइन्स थी वो मास्टर हुओ के ऊपर अटैक करने लग जाती है और वे उसे अभी काफी क्रिटिकल स्ट्राइक से इंजर भी कर देती हैं, जिससे वो धीरे धीरे करके पीछे होता जाता है। लेकिन अभी उसके पास यहाँ से पीछे मुड़ने का कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो फिर से उस स्पिरिट डिवोरिंग वाइन के पास आ जाता है और उसकी स्पिरिचुअल पावर से एक अटैक करता है। वो इन वाइन्स के ऊपर बार बार अटैक कर रहा था, लेकिन वे वाइन्स कटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो वो सीधा जंप करके एक पर्पल डिवाइन फ्रूट को ले लेता है और ऐसा करते ही स्पिरिट वाइन्स थी उसे पकड़ लेती हैं। हालांकि पकड़े जाने के बावजूद भी वो एक पर्पल डिवाइन फ्रूट को खा लेता है, जिससे उसकी एनर्जी डेफिनेटली बढ़ जाती है और वो अभी इन वाइन्स की पकड़ से आजाद हो जाता है। जिसके बाद वो किंग यांग के पास आके बोल रहा था, तेरी मौत आ रही है, चल तैयार हो जा। लेकिन किंग यांग को कुछ करना ही नहीं पड़ता। उस पर्पल डिवाइन फ्रूट के खाने के बाद उसे अभी कुछ तो हो जाता है और वो धड़ाम से अपने आप ही नीचे गिरता है। जिसके बाद हमें उसी के डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जिसको उसने सैक्रिफाइस कर दिया था, और अभी वे लोग उसे नोच नोच के ज़ॉम्बीज़ की तरह खा रहे थे। मास्टर हुओ को ये सारा इल्यूजन लग रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था, बेचारा इल्यूजन में फंसा हुआ था। किंग यांग उसके पास आके बोलता है, मास्टर हुओ आपकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अमेजिंग थी। दरअसल यहाँ पे मास्टर हुओ ने जब उन पर्पल डिवाइन फ्रूट्स को पाने के लिए उसकी एनर्जी एक्टिवेट करी थी, तब जो स्पिरिट डिवोरिंग वाइन से एनर्जी निकल रही थी वो उसके अंदर चली गई। अभी वो भी उसी के डिसाइपल्स की तरह हो गया है। चलो मास्टर हुओ, तुम्हारे स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं, इसलिए उनके पास जाओ और उसे लात मार के उसी रिवर में फेंक देता है। जिसके बाद हमें उन स्पिरिट डिवोरिंग वाइन्स को दिखाया जाता है जो सारे के सारे पर्पल डिवाइन फ्रूट्स को कलेक्ट करके किंग यांग के पास आके दे देते हैं। अपना कियोस बीस्ट तो बोलने लगता है, मैं फील कर सकता हूँ कि इन पर्पल डिवाइन फ्रूट्स के अंदर काफी ज्यादा पावर है। तो किंग यांग बोलता है, ठीक है, इन सभी को रिफाइन कर लेते हैं। और फिर जो कियोस बीस्ट था उसकी डिवाइन फायर की मदद से इन फ्रूट्स को रिफाइन करने लग जाता है। जिसके बाद ये दोनों इनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किंग यांग ने ब्रेक थ्रू भी कर लिया था। इसके बाद जब वो यहाँ से जा रहा था तो स्पिरिट डिवोरिंग वाइन्स उसको पीछे से थप्पा कर रही थी, हेलो। और वे स्पिरिट डिवोरिंग वाइन्स उसे कोई तो मतलब काफी खराब चीज लाके देती है जिसको ब्लर करा हुआ है। जिसके बाद अपना सीन वापस से यून फैमिली में आ जाता है उसी मोमेंट पे जब वो बंदा यून फेई के पास आया था। अब इस बंदे ने इतने सारे यून फैमिली के डिसाइपल्स को मार दिया था, जो देख करके फिर यून फेई उसको बोलने लगती है, ज्यादा टाइम तक खुश मत हो, जब ब्रदर यान वापस आएंगे तो वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो ये बंदा यून फेई के पास आके बोलने लगा था, हाँ उसके बारे में मैंने खूब सुना है, उसे तो मैं देख लूंगा, फिलहाल चलो तुम्हारे साथ डील करते हैं। वो उसके साथ जबरदस्ती करने वाला था कि फेई उसका उंगली को काट लेती है, जिससे उस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी ब्लैक पावर को फिर से एक्टिवेट कर देता है। तो हम लोग देखते हैं कि यून फेई के को पकड़े हुए थी वे और ज्यादा टाइट हो जाती है। यून फेई तो उस बंदे को खुद को छोड़ने के लिए बोल रही थी, लेकिन वो उसे कैसे जाने देता। लेकिन ये जो बंदा था वो बोल रहा था कि मैं जानता हूँ तुम जैसी खूबसूरत एरोगेंट लड़कियों को कैसे काबू में लाया जाता है। जो कहने के बाद वो एक कैक्टस जैसे एक पौधे को निकाल लेता है। अब उस पौधे की मदद से वो यून फेई के साथ कुछ कर पाता उससे पहले ही उसके ऊपर काफी सारे अटैक्स होने लग जाते हैं, जो करने वाला कोई और नहीं बल्कि यून जुआन ही था। अब उसे देख कर के ये बंदा तो बोलने लगता है कि तुम तो यूजलेस थे ना, फिर तुम्हारे हाथ कैसे ग्रो कर गए। लेकिन यून जुआन तो उसकी बात का जवाब न देके फिर से उसके फ्लूट बजाने लगता है, जिससे वो इस बंदे को तो ट्रैप कर लेता है और यून फेई को भी रस्सियों से आजाद करा देता है। यून फेई भी उससे तुरंत पूछती है कि तुम्हारे हाथ कैसे रिकवर हुए, तो वो बताता है कि ये सब ब्रदर किंग यांग की मदद से हुआ, उन्होंने मुझे एक पिल बना के दी थी जिसकी मदद से मेरा कटा हुआ हाथ ठीक हो सका। लेकिन तभी हमें इस बंदे को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में फिर से इन दोनों के करीब आ गया था। तो यून जुआन फिर से उसकी फ्लूट बजाने लगता है, लेकिन इस बार उसका ज्यादा कुछ असर होता नहीं, उल्टा ही इस बंदे के अटैक करने पे उसे बैकलैश और झेलना पड़ता है, जिससे वो काफी ज्यादा इंजर होते हुए उसके घुटनों पे बैठ गया था। वैसे दोस्त मैं आपको इस बंदे का नाम तो बताना भूल ही गया, इसका नाम हेई लुओ है। यून जुआन के घुटनों पे आने के बाद हेई लुओ उसे बोलने लगता है कि कायरो की तरह लड़कियों के पीछे मत छिपो और मेरा सामना करो,
करो और वो उसके स्टिक से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी बाहर से एक अटैक होता है और यहाँ पे मास्टर यूनहान और अंकल मैंग दोनों आ जाते हैं इस हेलो का सामना करने के लिए और वो उसके अटैक को रोक देते हैं। पीछे से लाइब्रेरी वाला एल्डर भी आ जाता है जो अब हेलो के ऊपर अटैक करने लगा था। अभी इन तीन एल्डर्स को एक साथ जिंदा देख करके वो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बोल रहा था तुम लोग अभी भी जिंदा हो, लेकिन तभी पीछे से अंकल मैंग भी उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसको हेलो रोक लेता है और वो फिर उससे बोलने लगता है तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली पे अटैक करने की। वजह अब चाहे कोई भी रही हो, लेकिन जो ग्रेट एल्डर था वो हेलो को बोलने लगता है कि हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देंगे और ये मेरा तुम्हारे फादर को भी एक फेवर रहा। लेकिन इधर जो हेलो था वो समझ गया था कि ये तीनों एल्डर्स उससे मरते दम तक लड़ने के लिए तैयार हैं और उसके लिए भी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो उसे यहाँ से जाना चाहिए। और वो बोलता है लगता है हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को रिजोल्व करने के लिए कोई बात नहीं, मेरा फादर तुमसे मिलने आएगा एक मैरिज को प्रपोज करने के लिए ताकि हमारी अलायंस और मजबूत हो सके। मैंने सही कहा ना यूनफेई, वो तो अभी भी उसके साथ शादी सपने देख रहा था। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जो तीनों एल्डर्स थे जो अब तक मुश्किल से संभाले हुए थे वे भी तुरंत बैठ जाते हैं क्योंकि वे अभी तक काफी ज्यादा इंजर हो गए थे और तुरंत उनको इलाज की जरूरत थी। तो ये एक दूसरे को कंधा देते हुए यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यून जुआन उसके फादर से पूछ रहा था कि यह लोग कौन थे और इन्होंने हम पे हमला क्यों किया। तो वो बताता है कि अभी हमारी फैमिली बहुत बड़े खतरे में है। दरअसल हमारी फैमिली के एल्डर्स आयरन वोल्फ गैंग के साथ जाके मिल गए और उन्होंने ही हमारे ऊपर अटैक किया था। वो इनको बोल रहा था कि तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन यून फेई का जो फादर था उसने भी इनके साथ बगावत कर दी थी। तो मास्टर यूनहान उसे भी बोलता है कि तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे फादर को कुछ नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद है वे जल्दी उसके सही रास्ते पे आ जाएंगे, नहीं तो हमें तो मजबूरन ही। जिसके बाद फिर वो रुक जाता है। मास्टर यूनहान इन लोगों को बताने लगता है कि हमारी कॉम्बैट स्ट्रेंथ अभी काफी ज्यादा कमजोर हो गई है इस एक अटैक की वजह से और आयरन वोल्फ गैंग जल्दी ही हमारे ऊपर फिर से अटैक करेगी। किंग यांग भी पता नहीं कहाँ पे है, उसे भी काफी समय हो गया कहीं गए हुए। जबकि दूसरी तरफ हमें किंग यांग को दिखाते हैं जो कि जल्दी से उसके घर की तरफ भाग के जा रहा था। बेचारे की जिंदगी में जब भी शांति आती है तो तुरंत ही मुसीबत भी आ जाती है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किसी और ने भी अभी उसके ऊपर अटैक कर दिया था। किंग यांग उस अटैक के एरो को पकड़ तो लेता है लेकिन उसके ऊपर और भी कई सारे एरोज आने लगते हैं। उसके ऊपर तो एरोज की बारिश हो जाती है। किंग यांग फिर साइड में आके बोलता है कि लड़की मैं घर जा रहा हूँ, मेरे तो तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए जल्दी बताओ कि तुमने मेरे पे अटैक क्यों किया। लेकिन जो लड़की थी वो अभी भी उसके एरो को पॉइंट करे हुए थी। हमारी इस नई फीमेल कल्टिवेटर का नाम ली रेंजू है और उसे देखकर किंग यांग बोल रहा था कि मानना पड़ेगा आज तक मैंने तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। अभी वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारा काफी देर से पीछा कर रही थी, तुमने बहुत से लोगों को मारा है, बताओ क्यों। तो किंग यांग तो जवाब दे के उसे बोलता है कि तुम मेरा काफी देर से पीछा कर रही हो तो क्या तुम्हें पता नहीं कि मैंने उन्हें क्यों मारा। मैंने सोचा था कि खूबसूरत लड़की होगी तो वो समझदार भी होगी, लेकिन तुम्हारे अंदर तो अकल ही नहीं है। ये सुनकर तो ली रैन उसके ऊपर अटैक कर देती है लेकिन उस हैरो को किंग यांग काफी इजीली पकड़ लेता है। जिसके बाद वो उसे बोलने लगता है कि तुम गुस्से वाले भी हो। जिसके बाद वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। जिसके बाद वो उसे बोलने लगता है कि मुझे तुम जैसे लोगों पे बहुत ज्यादा दया आती है जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन ली रैन तो उसकी बकवास और न सुनकर सीधा उसके ऊपर ही अटैक कर देती है और उसके अटैक से बचने के लिए किंग यांग को तुरंत साइड में होना पड़ता है। वो जैसे ही भागने की कोशिश करता है तो ली रैन उसके ऊपर एक अटैक करके उस स्पीड को स्लो कर देती है और फिर सीधा उसके ऊपर एरो से अटैक करती है। किंग यांग उस एरो से बस्ट हो जाता है लेकिन वो ली रैन के इन अटैक पैटर्न्स को देखकर समझ गया था कि तुम एक मामूली लड़की तो हो नहीं सकती। तो वो उसको पूछता है कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हारा और तो तियान युआन डायनेस्टी के कल्टिवेटर से नहीं मिलता और तुम्हारा वेपन भी काफी हायर लेवल का लगता है। लेकिन ली रैन उसको नाम बताने की बजाय उसके ऊपर सीधा अटैक कर देती है। लेकिन अब किंग यांग भागने की बजाय थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो भी ली रैन के और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हमलों से बचने के लिए उसका स्वॉर्ड का म्यान निकाल लेता है, जिसकी मदद से वो पूरे अटैक को झेल गया था। लेकिन अब वो कंफर्म हो गया था कि इस लड़की के पास जो बो एंड एरो है उसका लेवल कम से कम हेवनली लेवल है। जिसके बाद ली रैन उसके सामने आ गई थी। उसे जिंदा देख के थोड़ी हैरान थी। किंग यांग उसे बोलता है हैरान मत हो, देखो हम दोनों के पास ही डिवाइन वेपन्स हैं, तो हमारे बीच की लड़ाई तो कभी खत्म होगी नहीं और तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती, तो बताओ अब हम इस मुश्किल को कैसे हल करें। तो जो ली रैन थी उसके वो को नीचे रख के बोलती है बिना वेपन के फाइट कैसी रहेगी। तो किंग यांग ऊपर आके बोलता है जैसा तुम चाहो और उसके ऊपर काफी सारे पाम स्ट्राइक्स कर देता है। ली रैन भी किंग यांग के सारे अटैक से बचते हुए उसके काफी ज्यादा करीब आके अटैक कर देती है। और दोस्तों इसी के साथ अपना ये एपिसोड भी इधर खत्म होता है।